हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम बात करने जा रहे हैं विजन दिसंबर 2022 का लास्ट पार्ट गाइस, दैट इज़ एनवायरनमेंट। ठीक है, एनवायरनमेंट में क्या क्या न्यूज़ थी उसके बारे में गाइस आज हम देखते हैं। होपफुली आपने बाकी सेक्शंस को बहुत अच्छे से कवर कर लिया होगा। अब क्या है कि COP15 हुआ, जिसका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी कि CBD का जो आपका हुआ वो COP15 अभी हुआ। समझने वाली बात है कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है क्या। तो गाइज ये ना एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी है। इसको सिग्नेचर्स में आई थी 1992 में, अर्थ समिट आप जानते ही हैं, और इसका फोर्स 1993 में हुआ था। COP बेसिकली कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ एक तरह की गवर्निंग बॉडी होती है जो कन्वेंशंस को एडवांस इम्प्लीमेंट करने का काम करती है। इसमें सिग्नेटरीज भी हैं, 196 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इवन इंडिया भी इसका CBD का पार्ट है। ठीक है, CBD के हल्का सा ऑब्जेक्टिव्स रीड कर लेते हैं कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना, ठीक है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स को सस्टेनेबल यूज़ करना, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना बेनिफिट्स का। ये इसकी जो भी 15th समिट हुई गाइस, ये कंक्लूड की गई थी मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। इस समिट से रिलेटेड कुछ पढ़ लेते हैं। तो देखो, चाइना एंड चेयर्ड बाय चाइना एंड होस्टेड बाय कनाडा। COP15 जो था वो आपका 2 फेजेस में आया। फेज़ 1 था जिसमें वर्चुअली ये आपका टुक प्लेस हुआ कुनमिंग चाइना में अक्टूबर 2021 में। फेज़ 2 इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में फिजिकली हेल्ड हुआ। मेन ऑब्जेक्टिव जानते ही हो आप क्या था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, क्योंकि ये काम भी उसी पे करता है। और आपको ये भी ध्यान रखना है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ COP15 ये भी था, इसने ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क तो अडॉप्ट किया ही, साथ साथ HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट जो कि एक्सपायर हो गए थे 2020 में, उसको भी रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। फिर GBF एंड अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं वो लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं। ठीक है, अब इसके आउटकम्स को जान लो, लेकिन उससे पहले ना हल्का सा ये भी समझ लो, सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट्स ऑफ CBD इंडिया ने साइन करा है, रेटिफाई भी करे हैं 3 प्रोटोकॉल्स इससे रिलेटेड। कौन सा? कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, नागोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, नागोया कुलालमपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल्स। तो ना ये प्रोटोकॉल्स का वर्कआउट जो भी है, इसको हम अलग से भी डिटेल में जब हम एनवायरनमेंट पूरा पढ़ेंगे ना अच्छे से, एनवायरनमेंट शंकर IAS पढ़ेंगे, तो उसके अंदर हमें सारी की सारी समिट्स को अच्छे से समझेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल के ध्यान रखना कि CBD से रिलेटेड ये 3 पर इंडिया ने रेटिफाई करा हुआ है। मेजर आउटकम्स चलो COP15 के देख लेते हैं। COP15 के दैट इज़ हमने कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया, अभी बात भी करी। उसमें है क्या, बेसिकली GBF गाइस एम कर रहा है कि ना हम बायोडाइवर्सिटी के लॉस को एड्रेस करें, हम इकोसिस्टम को रिस्टोर करें, और साथ ही साथ इंडिजिनस राइट्स को भी प्रोटेक्ट करें। तो जो ये फ्रेमवर्क है वो 4 लॉन्ग टर्म गोल्स पे काम कर रहा है फॉर 2050, जो कि रिलेटेड है 2050 विजन से। और इसमें 23 एक्शन ओरिएंटेड ग्लोबल टारगेट्स हैं फॉर अर्जेंट एक्शंस। सेकंड इसमें चीज़ है आपका डेडिकेटेड एंड एक्सेसिबल GBF फंड, यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है, जिसको रिक्वेस्ट करा गया है कि एक स्पेशल ट्रस्ट फंड बनाएंगे हम 2023 में अंटिल 2030, जो कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट कर पाए। अच्छा, अब जो ये फंड है ना, इसका अपना एक इक्विटेबल गवर्निंग बॉडी है जो डेडिकेट करी गई है ताकि हम गोल्स अचीव कर पाएँ GBF के, और प्रिपेयर रहें फिनेंसिंग फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो गोल A, गोल B, गोल C, गोल D, ऐसे कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल गोल्स फॉर 2050 दिया हुआ है। हॉल्टिंग ह्यूमन इंड्यूस एक्सटिंक्शन हमें ख़त्म करनी ही करनी है, सस्टेनेबल यूज़ करना है बायोडाइवर्सिटी का, फेयर शेयरिंग करनी है बेनिफिट्स की, एडिक्वेट मीन्स अडॉप्ट करने हैं जिससे हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ GBF को सही मायनों में। ठीक है, अच्छा, इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर प्लानिंग, मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड रिव्यू करा गया है, जिसमें कि क्या करा गया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजीज एंड एक्शन प्लान प्रिपेयर करे गए हैं, जो कि नेशनल रिपोर्ट्स निकालेंगे, ग्लोबल रिव्यू करेंगे कलेक्टिव प्रोग्रेस का, वॉलंटियर पीयर रिव्यू से सब चेक करा जाएगा। इसके अलावा गाइस मल्टीलेटरल मैकेनिज्म है फॉर बेनिफिट शेयरिंग फॉर द यूज़ ऑफ डिजिटल सीक्वेंस जेनेटिक रिसोर्सेज का। एडॉप्शन में लेकर आया जाएगा जेंडर प्लान ऑफ एक्शन, जिसका पर्पस होगा सपोर्ट करना, प्रमोट करना जेंडर रिस्पॉन्सिव इम्प्लीमेंटेशन को। इसके ना ये कुछ बहुत सारे टारगेट्स हैं, कर सकते हो आप, जैसे इसमें इफेक्टिव रिस्टोरेशन हमें एटलीस्ट 30% लानी है ना, डिग्रेडेड इकोसिस्टम बाय 2030। क्योंकि याद रखो यार, ये बेसिकली हम ना ट्राई करते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक भी पहुँच जाएँ, वो भी तो हमारा 2030 का टारगेट है। ऐसे ही कुनमिंग मॉन्ट्रियल 2030 ग्लोबल टारगेट्स दिए हुए हैं कि इफेक्टिवली लैंड को मैनेज करना है, सी लेवल ठीक से यूज़ करना है, सस्टेनेबल यूज़, हार्वेस्टिंग एंड ट्रेड एंड वाइल्ड स्पीशीज़, पैक्स क्लाइमेट चेंज के मिनिमाइज़ करने हैं, ओशन एसिडिफिकेशन कम करना है, ये सारी चीज़ें करनी है।
अच्छा, लेकिन क्या इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ भी होंगे? तो देखो इम्प्लीमेंटेशन में जब हम बना तो लेते हैं ना, हम टाइम टेबल ज़रा सा बनाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर तो हम ग्लोबल लेवल पे इकोसिस्टम एनवायरनमेंट को ठीक करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि लैक ऑफ एम्बिशन इन टारगेट्स, यानी कह रहा है कि 30x30 टारगेट वो डाइल्यूटेड विद टारगेट टू प्रोटेक्ट 30% ऑफ लैंड एंड 30% ऑफ सी बाय 30%। ये कह रहा है जो 30x30 टारगेट है वो डाइल्यूट करा गया है 30%। हमने यही बताया था ना, हमने बोला था कि हम 2030 तक 30% लैंड को प्रोटेक्ट कर लेंगे, 30% सी को प्रोटेक्ट कर लेंगे। अब हमने बोला एटलीस्ट 30% टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर को भी करना पड़ेगा, कोस्टल मराइन सी उसको भी हमें ठीक करना है। तो ये डाइल्यूट क्यों हो रहा है? हमें तो सब जगह ही देखना पड़ेगा। तो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑब्जर्व कर रहे हैं कि 50% जो लैंड ओशन का है वो प्रोटेक्ट करा जाना चाहिए, कि अदरवाइज़ अगर हम बायोडाइवर्सिटी का लॉस नहीं चाहते तो हमें करना ही पड़ेगा। अच्छा, इससे रिलेटेड एक चीज़ और है, DSI याद रखना गाइस। क्या होता है ये? डिजिटल सिक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें ना डेटा डिराइव दैट फ्रॉम और लिंक टू जेनेटिक रिसोर्सेज से किया जाता है। तो प्लेस होल्डर जो है टर्म फॉर व्हाट हैज़ प्रीवियसली वेरियसली बीन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को निकालना, बायो इन्फॉर्मेशन निकालना, ये सारा काम डिजिटल सिक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ लैक ऑफ फाइनेंस की दिक्कत है। कह रहा है बायोडाइवर्सिटी फाइनेंशियल गैप है। कह रहा कैसे? कह रहा देखो $700 बिलियन पर ईयर रफली कंजर्वेशन ओवर द डिकेड लगेगा। टारगेट टू मोबिलाइज $100 बिलियन करा है, तो वो देख लो आप कहाँ से कहाँ, 700 कहाँ, 200 कहाँ। तो ये एक फाइनेंस की दिक्कत। फिर प्रायोरिटाइजेशंस में, यानी कि जो GBF में लिमिटेड डायरेक्शंस हैं कि टेरेस्ट्रियल एंड मराइन में कौन से हमको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में रखना है, उसे कंजर्व करना है, तो प्रायोरिटाइजेशन का दिक्कत। उसके बाद लैक ऑफ क्लैरिटी रिगार्डिंग फॉर डिजिटल सिक्वेंसिंग इन्फॉर्मेशन मैकेनिज्म, ये भी एक दिक्कत है। उसके बाद एब्सेंस ऑफ US, यानी कि US इज़ ओनली मेजर इकॉनमी दैट इज़ नॉट द सिग्नेटरी ऑफ GBF। तो जो दूसरे मेंबर्स हैं CBD के, विदाउट द सेकंड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, GBF की कैपेसिटी अपने आप में लिमिटेड हो जाती है। तो US ने जब इसको 1993 में साइन किया बट रेटिफाई नहीं करा। हमने ग्रीन वॉशिंग का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने करा हुआ है, तो अगर अच्छे से याद है तो प्लीज़ कमेंट ओवर द सेम। ग्रीन वॉशिंग वैसे एक होता क्या है, सब ऑब्जर्वर्स को ये फियर हुआ कि जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इंडस्ट्रियल्स हार्मफुल टू नेचर कर रही हैं या फार्मास्यूटिकल है, फॉसिल फ्यूल कंपनीज़ हैं, तो उनका अनड्यू इन्फ्लुएंस रहता है अराउंड द समिट एंड ऑन नेगोशिएशंस, क्योंकि वो कोशिश करती हैं कि हमें कम से कम इसमें हमें सस्टेनेबली चलना पड़े। तो वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए? तो फॉरवर्ड में यही है कि फाइनेंसेस को रेज करो, एडिक्वेट फाइनेंसेस तो कम से कम हो, ताकि हमारे टारगेट्स एंड एम्बिशंस मैच तो कर पाएँ। उसके बाद इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो करने की ज़रूरत है। साइंस एंड इक्विटी, सॉवरेन राइट ऑफ नेशंस ओवर देयर रिसोर्सेस, ये सब ज़रूरी है। अफर्म करना कि भाई जो भी मैकेनिज्म बने हैं उसको हम बेनिफिट शेयरिंग और डिजिटल सीक्वेंस इन्फॉर्मेशन के साथ चला पाएँ। और ज़ीरो टॉलरेंस, बिल्कुल ग्रीन वॉशिंग के तो एकदम अगेंस्ट काम कर रहे हैं कि आपको ग्रीन वॉशिंग बिल्कुल नहीं टॉलरेट करनी। ठीक है। इंडिया और CBD का रिलेशनशिप दिया हुआ है कि इंडिया कब बना, 1994 में बना। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हमारा इंडिया में है 2002 में, जो इसी कन्वेंशन को इफेक्ट दे रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है। इंडिया का स्टांस क्या है पोस्ट 2020 GBF पे? तो वो इंडिया भी कहता है कि हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे 30x30 गोल्स को। और प्राइस ऑफ इक्विटी पे हम हमेशा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे हमेशा ही बात करते हैं, दैट इज़ कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़। और सस्टेनेबल कंजम्पशन, सब्सिडी एलिमिनेशन, सस्टेनेबल कंजम्पशन, हम सब भी बात करते हैं और ये बिल्कुल CBD के कन्वेंशंस के एकदम अकॉर्डिंग है। अच्छा, इसी में एक चीज़ आई थी, वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप क्या है? तो देखो इसमें क्या होता है, UN डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, इसके बारे में पहले समझ लेते हैं है क्या। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 में डिक्लेयर किया था कि थ्रू आउट 2030 द UN डिकेड इस पर काम करेगा। और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको लीड कर रहा है, FAO इसको लीड कर रही है टुगेदर, ताकि ये ऐसा प्रिवेंट कर पाएँ, हॉल्ट कर पाएँ, जो भी लॉस हो रहा है ना, डिग्रेडेशन हो रही है इकोसिस्टम में, वो ठीक कर पाएँ हम। तो रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो डिक्लेयर किया गया, पहला 10 रिस्टोरेशन फ्लैगशिप आया, द साइडलाइंस ऑफ COP15 CBD। अब ये वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप है क्या? देखो UN डिकेड में ऑन बेस्ट एग्जाम्पल है लास्ट के लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम को रिस्टोर करने के लिए। तो 10 कौन से हैं? ग्लोबल कॉन्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, ब्रॉड इंगेजमेंट बढ़ाना, बहुत सारी टाइप की एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं हम अंडरपिन की गई, बेनिफिट नेचर एंड पीपल, एड्रेस कॉज ऑफ डिग्रेडेशन, नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन, मेजरेबल गोल्स, लोकल ये मॉनिटरिंग, ये पॉलिसी इंटीग्रेशन, सो लाइक दैट, ऐसे बड़े सारे इनिशिएटिव लगाए गए। दीज इनिशिएटिव आर नाउ एलिजिबल टू रिसीव यूनाइटेड नेशंस बैक प्रमोशंस, और इस पर एडवाइस फंडिंग भी मिलेगा। इन सब पे क्या मिलेगा? इन सब पे प्रमोशन मिलेगा इनको, और फंडिंग मिलेगी और एडवाइस मिलेंगे।
अब क्या होगा, जो प्रोग्रेस है इसमें 10 फोल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप में, इसको ट्रांसपेरेंटली मॉनिटर भी किया जा रहा है। उसके लिए मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क बनाया गया है ताकि ट्रैक हो पाए कि ग्लोबल रिस्टोरेशन एफर्ट्स हो भी रहे हैं ठीक ढंग से या नहीं हो पा रहे। तो क्लियरली इसमें क्या होता है कि जोग्राफिकली आइडेंटिफाई किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है एरिया को, कितना अनसक्सेसफुल रहे, कितना अंडर सक्सेसफुल है, कितना मेजरेबल वेल डॉक्यूमेंटेड है या नहीं, सारा कुछ चेक करा जाता है। तो पहला वर्ल्ड का जो रिस्टोरेशन फ्लैगशिप स्ट्रेच हुआ वो क्रॉस 23 कंट्रीज़ में हुआ। तो 10 जो फ्लैगशिप एम्स होता है उनका यही होता है कि भाई मोर देन 60 बिलियन हम हेक्टर्स को रिस्टोर कर पाएँ, जैसे मेडागास्कर और यूक्रेन वाले एरिया, टू क्रिएट मोर देन 113 मिलियन जॉब्स। तो लिस्ट है यहाँ पर 10 इनॉग्रल वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप्स की, जैसे कि ट्राई नेशनल अटलांटिक फॉरेस्ट पैक्ट, अबू धाबी का रिस्टोरेशन पैक्ट, नमामि गंगे, मल्टी कंट्री माउंटेन फ्लैगशिप प्रोग्राम, लाइक दैट। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं, ठीक है। चाइना में से एक आया शानशू इनिशिएटिव ऑफ चाइना, इंडोनेशिया में आया कि भाई बिल्डिंग विद नेचर इन इंडोनेशिया। तो मतलब कोशिश की जा रही है। हमारे यहाँ देखो नमामि गंगे, टू रिजुविनेट इंडिया सीक्रेट गैंगेस वाटर, तो ऐसे ही इस पर चलाया जा रहा है ताकि हम इस चीज़ों को कवर कर पाएँ, इनको हम लॉस से बचा पाएँ। अच्छा, रिस्टोरेशन बैरोमीटर भी होता है गाइस, जिसकी ना रिपोर्ट आई 2022 की। अपना कन्वेंशन चल रही थी CPD की, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी, कन्वेंशन ऑन द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीट चल रही थी। तो IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। ये लॉन्च करा इन्होंने फर्स्ट टाइम रिस्टोरेशन बैरोमीटर। अच्छा, ये जो बैरोमीटर होता है ना गाइस, ये 8 इकोसिस्टम्स को इस तरह से रिपोर्ट करता है, चेक करता है कि कोस्ट एंड मैनग्रोव्स की कंडीशन क्या है, डेजर्ट्स की, फार्मलैंड्स की, ग्रासलैंड्स की, पीटलैंड, अर्बन एरियाज, फार्मलैंड, फॉरेस्ट, सबका बताता है। तो इस रिपोर्ट ने डॉक्यूमेंट करा फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट $26 बिलियन अक्रॉस 18 कंट्रीज और 14 मिलियन हेक्टर्स डिग्रेडेड लैंडस्केप्स के लिए। रिस्टोरेशन बैरोमीटर है, ये लॉन्च हुआ था 2016 में एट द बॉन्ड चैलेंज बैरोमीटर एज अ बैच, ठीक है। तो बैरोमीटर ना बेसिकली ट्रैक करता है आपकी रिस्टोरेशन प्रोग्रेस कितना हुआ, आपका कितना मैनेज कर पा रहे हो। इन इंडिकेटर्स को याद रखना। साइज़ ऑफ द एरिया चेक करा जाता है, रिस्टोरेशन में कितना लाया जा रहा है, उस पर कॉरस्पॉन्डिंग क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, उसके सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स कैसी हैं, इसके बेनिफिट्स कितने हैं, ये सारा देखा जाता है। अब ना देखो सक्सेस फैक्टर्स है, रिजल्ट एंड बेनिफिट है। देखो सक्सेस फैक्टर्स किस पे निर्भर करते हैं कि आपने पॉलिसी प्लान करी है कि नहीं करी है, फाइनेंशियल यूज़ किया है कि नहीं करा, टेक्निकल प्लानिंग, मॉनिटरिंग सिस्टम। अगर ये सब करोगे तो ये इसके बेनिफिट्स हैं कि हेक्टर्स बढ़ेंगे, क्लाइमेट इम्पैक्ट्स अच्छे हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट, जॉब क्रिएशन हो जाएगा। तो बैरोमीटर बेसिकली गाइस एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है फॉर नेशनल एंड सब नेशनल गवर्नमेंट, ताकि वो सिंप्लीफाई करें, स्ट्रीमलाइन करें रिपोर्टिंग ऑन देयर रिस्टोरेशन कमिटमेंट्स और ट्रैक करें कि भाई बॉन्ड चैलेंज कैसा है, पेरिस एग्रीमेंट कैसा है, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी टारगेट है या नहीं है, 1 ट्रिलियन ट्रीज आए हैं कि नहीं आए। तो करंटली 22 कंट्रीज़ हैं जो बैरोमीटर्स के थ्रू रिपोर्ट को, प्रोग्रेस को चेक कर रही हैं। तो 22 कंट्री सबमिटेड डेटा टू द रिस्टोरेशन बैरोमीटर। तो रिसेंटली पब्लिश भी हुआ डॉक्यूमेंट, नेचुरल इन्वेस्टमेंट कितनी की जा रही है। तो डेटा फ्रॉम इक्वाडोर, इंडिया, पाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान को फाइनलाइज करके बाद में उसको भी पब्लिश भी किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आपके न्यूज़ में ये भी रहा कि रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीशीज़ की अपडेट हुई है। कौन करता है इसको? IUCN। फुल फॉर्म अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है, लिखा भी हुआ है यहाँ पर। तो इन्होंने ना अपडेट की है रेड लिस्ट थ्रेटेंड स्पीशीज़ की ड्यूरिंग योर COP15 बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस इन कैनेडा। तो IUCN की रेड लिस्ट में नाउ इंक्लूड 1,50,388 स्पीशीज़ हैं, ऑफ विच 42,108 थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन है। इसमें से इन्होंने दे रखा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से 41% थ्रेटेंड मराइन स्पीशीज़ को असर पड़ता है। तो यू इमेजिन दिस। तो एक्सटिंक्शन में बता रहा है, ये एक EX होता है, W होता है, थ्रेटेंड में बता रहा है ना, लीस्ट कंसर्न्स में बता रहा है, ऐसे डिवीजन इन्होंने करा हुआ है। अच्छा, अफेक्टेड जो मराइन स्पीशीज़ है उसमें से ड्यूगोंग है। कहाँ रहती है ये? ईस्ट अफ्रीका, न्यू कैलेडोनिया में, जो कि IUCN की क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड इंडेंजर्ड लिस्ट में आ गई है। प्रोटेक्शन स्टेटस वनरेबल था, स्पेंडेक्स के 1 साइट्स में आती थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में भी थी ये। स्पीशीज़ रिमेन्स वनरेबल ग्लोबली। थ्रेट्स कहाँ से मिल रहे हैं? अनइंटेंशनल जो कैप्चर होता है ना, फिशिंग ये, वहाँ से पोचिंग हो रही है न्यू कैलेडोनिया में, बोट इंजरीज़ की वजह से, ठीक है। सी ग्रास के जो हैबिटेट्स हैं उसका डिस्ट्रक्शन की वजह से। ड्यूगोंग को ध्यान रखना, हम सी काउस भी कहते हैं ये, क्योंकि ना ओनली हार्बीवोरस मराइन मैमल्स होता है और ये सी ग्रास को फीड करता है। कहाँ रहता है? ग्रुप में रहती है ऑन द सरफेस ऑफ द ब्रीथ, ताकि वो डिस्टिंक्ट डॉल्फिन लाइक टेल भी होती है इसकी। हैबिटेट आपका गल्फ ऑफ मन्नार, हम इंडिया में अगर बात करूँ मैं तो इंडियन एंड पैसिफिक, वेस्टर्न पैसिफिक ओशंस में है। गल्फ ऑफ मन्नार, पाक पे, गल्फ ऑफ कच्छ, लाइक दिस। तो कंजर्वेशन इंडिया
मे बी इन्होंने डाला हुआ है इसको अंडर स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो आपको याद क्या रखना है, प्रोटेक्शन स्टेटस याद रखना है गाइस, ठीक है। और अभी ये IUCN रेड लिस्ट में कहाँ आ गया, क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड इंडेंजर्ड रिस्पेक्टिवली। तो ये हमें अच्छे से ध्यान में रखना है। तमिलनाडु में भी इंडिया का पहला कंजर्वेशन रिजर्व है। देखो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं, पाक बे में है इसका, है ना, कहाँ से कब क्या पूछ लें, तो हमें याद रखना है। प्रीलिम्स में भी छोटी छोटी स्टेटमेंट आपको यहीं से बना के दे दी जाती है। फिर आप कहते हो जी कहाँ से आया, क्या हुआ, तो हमारी पढ़ाई में दिक्कत होती है। अगर अच्छे से हम पढ़ते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद ना पिलर कोरल है, यानी कि इसमें क्या है कि ये कैरिबियन एंड पेनिनसुला फ्लोरिडा ट्रिनिडाद टोबैगो में मिलती है। ये मूव कर गई है वनरेबल टू क्रिटिकली इंडेंजर्ड, क्योंकि इसकी जो पॉपुलेशन है वो 80% गाय श्रंक हो गई है। थ्रेट कहाँ से है, स्टोनी कोरल टिश्यू लॉस, डिजीज़, ब्लीचिंग की वजह से इसको दिक्कत आ रही है। फिर है एबेलॉन, 44% जो एबेलॉन शेल फिशेज़ हैं वो अंडर थ्रेटन लिस्ट, एक्सटिंक्शन वाली लिस्ट में आ गए हैं, क्योंकि पोचिंग का थ्रेटन है ना, मराइन हीट वेव्स, ये सारे के सारे वर्ल्ड वाइड हो गए हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं ये सारे। तो इंडिया के स्पेसिफिक कुछ फाइंडिंग्स हैं, एनालाइज करके यहाँ पर दिया हुआ है। और ये कुछ न्यू थ्रेटन स्पीशीज़ जो इंडिया में हुए हैं, जैसे वाइट चिक्ड डांसिंग फ्रॉग है, ये स्टेटस इसका इंडेंजर्ड है, कहाँ पर होता है हैबिटेट, ऐसे बहुत सारे दे रखे हैं, लाइक अंडमान शार्क वल्नरेबल, येलो हिमालयन। इसकी ना क्या करो, इसकी ना एक लिस्ट बना के अपनी वॉल्स पे पेस्ट कर दो और उसको फिर याद करते जाओ कि इसका ये स्टेटस हो चुका है, ये यहाँ पे मिलती है, ये सारा, ठीक है। तो तुम्हें उससे ना ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट की न्यूज़ है गाइस, नेचर बेस्ड सोल्यूशंस। देखो क्या होता है, रिसेंटली ना एक रिलीज़ हुई रिपोर्ट स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2022, और इसने रिवील करा कि जो भाई नेचर बेस्ड सोल्यूशंस है स्टिल सिग्निफिकेंट अंडर फिनेंस हैं काफ़ी ज़्यादा। तो स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2022 की रिपोर्ट निकालता कौन है, याद रखना UNEP निकालती है, एंड BMZ फिनेंस्ड इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इनिशिएटिव के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। इसके सपोर्ट में होता है मैकेंजी विवेड इकोनॉमिक्स के। ELD यानी कि इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जिसमें कि ट्रू वैल्यू ऑफ लैंड इंटीग्रेट करा गया डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस, ताकि हम लैंड के सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट कर पाएँ। इसको 2011 में लॉन्च किया गया था जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री ने, BMZ एंड द UNCCD, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, एंड यूरोपियन कमीशंस ने ये ना क्वान्टिफाई कर रहे हैं पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंसेस का फ्लो कितना है, कैसे इसको चैलेंज को हम डील कर रहे हैं, बायोडाइवर्सिटी का लॉसेस को, लैंड डिग्रेडेशन को, क्लाइमेट चेंज को। नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या है, गुड फॉर बायोडाइवर्सिटी है ना, ये सारे इसके फ़ायदे हैं, गुड फॉर आवर हेल्थ, जॉब्स को निकालने के लिए, क्लाइमेट के लिए अच्छा है। अब नेचर बेस्ड सोल्यूशंस क्या होता है, देखो ये ना एक अम्ब्रेला टर्म है जिसका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबली मैनेज करना, रिस्टोर करना नेचर को, मॉडिफाई करना इकोसिस्टम को, ताकि हम क्रिटिकल सोसाइटल नीड्स को फुलफिल कर पाएँ। अच्छा, नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या है, अगर हम इसका काम यूज़ एंड वर्क विद नेचर इन डिफरेंट वेज, तो ये कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन, रिस्टोरेशन, मैनेजमेंट, सस्टेनेबल यूज़ में निकलता है। तो इसमें क्या है, प्रोटेक्शन है, रिस्टोरेशन है, मैनेजमेंट है, वाइड रेंज ऑफ नेचुरल एंड सेमी नेचुरल इकोसिस्टम का। सोल्यूशन ओरिएंटेड है ना, ताकि हम रेंज ऑफ इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस कर पाएँ। लेकिन इससे जुड़े कुछ चैलेंज भी हैं। देखो जैसे टाइम टू एक्ट हो चुका है, क्योंकि ना हमें बहुत ज़रूरत है कि हम 20-25 तक तो डबल कर दें इन्वेस्टमेंट इस चीज़ में। If the world wants to halt biodiversity loss, guys, listen very carefully. We have to limit climate change to below 1.5 degrees Celsius. Otherwise, we'll see the dangerous results. क्योंकि अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी हमने बोला 2030 तक हम करेंगे। इन्वेस्टमेंट तो बहुत ज़रूरत है कि हम डबल कर दें, तभी कुछ हो पाएगा। तो फिर के बाद लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है ना, इशू, ये सारे इशूज़ हैं। देखो ये सोल्यूशन दे रहा है कि ये तो करना पड़ेगा, नीड है, ये नीड ऑफ द आवर, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। फिर नेचर के नेगेटिव फाइनेंशियल फ्लोज, ठीक है। उसके बाद इसमें NBS कैसे अडेप्ट कर रहा है आपके वेरियस हजार्स को, तो ये कह रहा है कि हजार जैसे कि लॉस ऑफ लाइफ एंड एसेट ड्यू टू इंटेंस वाइल्ड फायर्स, लॉस ऑफ योर सॉइल लॉस, सिचुएशन ऑफ सिल्टेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, तो इसके सारे सोल्यूशन दे रहा है कि माउंटेन वेज पे, रिवर वे, फार्मलैंड, सिटीज़ एंड कोस्ट। सो दिस चार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, रीड इट केयरफुली एंड लर्न इट केयरफुली। कि जैसे ना देखो माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड वाटर शेड्स हैं, इसके हज़ार्ड्स क्या क्या हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें हज़ार्ड के बाद सोल्यूशंस भी लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे लॉस ऑफ लाइफ एंड एसेट ड्यू टू इंटेंस वाइल्ड फायर, तो फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके साथ साथ अगर रिवर एंड वेटलैंड से रिलेटेड कुछ हज़ार्ड है तो उसका सोल्यूशन लिखा हुआ है। वेटलैंड डे भी पता है ना आपको कब होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो वर्ल्ड वेटलैंड डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, और इस बार की थीम क्या है 2023 की।
तो हैज़ार्ड सोल्यूशंस वगैरह निकालना, ये सब करना। तो गाइज़ ये दिस डायग्राम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मेमोराइज इट केयरफुली। अच्छा, उसके बाद अभी हम कर क्या रहे हैं, हम कर रहे थे आपके चैलेंजेस के बारे में, जिसमें हमने लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा, नेचर का नेगेटिव फाइनेंशियल फ्लोज, फिर इफेक्टिवनेस ऑफ एनबीएस, फिर उसके बाद ना इन्फ्रिंज अपॉन राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड लोकल कम्युनिटीज़ के हम राइट्स वगैरह को क्या कर रहे हैं, बार बार तोड़ रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे, मिसयूज़ कर रहे हैं नेचर की चीज़ों को हम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे ट्री प्लांटिंग प्रोजेक्ट यूजिंग जस्ट वन नॉन नेटिव स्पीशी कुड रिजल्ट इन पुअर सॉइल डाइवर्सिटी ना। आप ट्री प्लांटिंग प्रोजेक्ट में एक नॉन नेटिव स्पीशीज़ को लगाते हो तो अल्टीमेटली मेक इट मोर कॉस्टली भी पड़ेगा और आप डाइवर्स फॉरेस्ट को सस्टेन करने में भी मुसीबत आएगी आपको। फिर गवर्नेंस ठीक नहीं है आपका, मॉनिटरिंग सिस्टम ख़राब है। वे फॉरवर्ड में क्या करना चाहिए, तो ये कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि स्केल अप करो, आपने जो टारगेट किया है उसको अचीव करो, इंक्रीज़ करो, डायरेक्ट फ्लोज करो। कंपनीज़ को चाहिए कि वो नेट ज़ीरो, नेट पॉजिटिव, इक्विटेबल बिजनेस मॉडल पे चलें। इसीलिए देखो इस बार की अगर आपने बजट भी सुना हो, 26 जनवरी का भी अगर आपने देखा हो परेड, तो इस बार सारा थीम इसी वक्त पर है कि हम ना ग्रीन चीज़ों पे ज़्यादा शुरू करते हैं, ग्रीन बिजनेस शुरू करें, ग्रीन एनर्जी पे कन्वर्ट हो जाएं, ठीक है। तो लाइक दैट, तो मेन स्ट्रीम एनबीएस विद इन दी नेशनल गवर्नेंस, यानी कि क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट पॉलिसी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स रोबस्ट करना है, मॉनिटरिंग सिस्टम्स को एम्पावर करना है, एनबीएस को प्रमोट करना है, लाइक दैट रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। इसके साथ साथ नेक्स्ट न्यूज़ में गाया जाता है अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया, ठीक है। इससे रिलेटेड क्या है ये समझते हैं। रिसेंटली टोटल 57 सोलर पार्क्स को एग्रीगेट कैपेसिटी जिनकी मोर देन 39 गीगावाट है उनको सैंक्शन किया गया अंडर द विच स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। देखो सबसे पहले देखते हैं इसका स्टेटस क्या है, अडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी इन इंडिया। तो 175 गीगावाट टारगेट जो रिन्यूएबल एनर्जी का है वो 2022 तक है। 61 गीगावाट सोलर एनर्जी इंस्टॉल की गई है। 6.48 रूफटॉप सोलर डिप्लॉय किए गए हैं। 4th इन सोलर फोटोवोल्टिक्स हैं हम। 280 गीगावाट फ्यूचर टारगेट्स हैं। तो डिस्पाइट द सैंक्शन ओनली सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ अबाउट 10 गीगावाट्स को कमीशन किया गया इन सोलर पार्क्स में। सोलर पार्क्स गाइस बेसिकली वो एरिया होता है जहाँ पर हम सूटेबल डेवलप करते हैं लैंड को, ठीक है। सूटेबल मतलब उसकी सारी क्लियरेंसेस, ट्रांसमिशन सिस्टम, वाटर एक्सेस है उस जगह पर, उस लैंड को, और कनेक्टिविटी है, कम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो उसको सोलर पार्क्स कहते हैं, समझे। अब ये स्कीम क्या है, तो स्कीम के तो ना बिल्कुल दिमाग से एकदम उस वक्त खोल लिया करो जब किसी स्कीम के बारे में बता रही हूँ मैं। तो स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ सोलर पार्क्स एंड अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को रोल आउट कौन करता है, मिनिस्ट्री फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जो कब से आई है, 2014 से आई है। इसका काम क्या है, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना, ठीक है, प्लग एंड प्ले मॉडल की तरह से बनाना, ठीक है। इसको प्रपोज करा गया। 25 सोलर पार्क्स हैं, अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इसमें दिए गए हैं। इसका कैपेसिटी क्या है कि इन्हांस करना है 20 गीगावाट से 40 गीगावाट। 2017 किया भी गया, इस स्कीम के थ्रू किया गया था, सॉरी। सोलर पावर पार्क डेवलपर है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, फैसिलिटेट करती है, इंस्टॉल करती है ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स। उसके बाद से ना इसमें कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, जैसे आपको याद है इंडिया में IS से बनाया है, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर्स है। तो ये क्या कर रहा है, ये जॉइंट इनिशिएटिव था इंडिया एंड फ्रांस का, ताकि हम सोलर एनर्जी को स्केल अप कर पाएँ, कॉस्ट एंड सोलर पावर जनरेशन की रिड्यूस कर पाएँ, एग्रीगेट डिमांड इसकी बढ़ा पाएँ फॉर सोलर फाइनेंसेस। और इवन हम बात कर रहे हैं 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड की, जिसमें कि डिफरेंट रीजनल ग्रिड्स को थ्रू अ कॉमन ग्रिड कनेक्ट किया जा रहा है और ट्रांसफ़र की जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम्स या पावर्स। PLI है, इससे रिलेटेड किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, नेशनल सोलर मिशन। तो गए देखो बहुत सोलर वाली बातें हो रही हैं, और हम ना ग्रीन एनर्जी की बात बहुत कर रहे हैं इस साल। तो एक मतलब क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड, सोलर एनर्जी से रिलेटेड। तो जब ऐसे टॉपिक्स आए और केयरफुल हो जाया करो, और ज़्यादा केयरफुल तरीके से पढ़ा करो। लेकिन ना कुछ चैलेंजेस दिए हुए हैं कि सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए इंडिया में कुछ चैलेंजेस ये हैं। प्रोडक्शन इश्यूज़, यानी कि लैंड की स्कार्सिटी है। सोलर एनर्जी को अडॉप्ट करने के लिए लार्ज स्केल में यू नीड लैंड, ताकि आप उसको ग्राउंड माउंट सोलर सिस्टम को इंस्टॉल कर पाओ। लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन ज़्यादा है, लैंड की इतनी स्कार्सिटी है। तो एज पर इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का एक्सपेक्ट कर रहा है वन ऑफ द मोस्ट लैंड स्कार्स कंट्री इन दी वर्ल्ड बाय 2050। दिल्ली में अगर रहते हो तो तुम्हें पता ही चलता होगा पार्किंग की कितनी ज़बरदस्त इशू है। तो लैंड स्कार्स कंट्री हम बनते ही जा रहे हैं, और 2015 तक तो और अच्छे से बन जाएंगे। उसके बाद हाई कॉस्ट, इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन कंट्रीज़ लाइक चाइना, जर्मनी फॉर सोलर पैनल्स। इनकी कॉस्ट क्या होगी, फिर बढ़ नहीं जाएगी।
लो सोलर टेरेस कैसे करोगे? फिर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, पीवी सेल्स की जो करते हो आप, इज लैकिंग ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, और कोविड-19 की वजह से तो और मैन्युफैक्चरिंग को धक्का मिल गया। ठीक है, अब ट्रांसमिशन इश्यूज भी हैं, ग्रिड चैलेंजेस हैं, ये हाईली वेरिएबल है, अनसर्टन है, लोकेशन स्पेसिफिक है, फाइनेंशियल हेल्थ जो डिस्कॉम्स की है वो बहुत पुअर है, अनसस्टेनेबल पेमेंट साइकिल्स होने की वजह से, वेस्ट मैनेजमेंट इम्पैक्ट देखो इस पे पड़ेगा ना फिर, कि वो कह रहा है कि इंडिया का जो सोलर वेस्ट है वो प्रेडिक्ट किया गया टू ग्रो बाय 1.8 मिलियन टन्स बाय 2050, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस। तो वे फॉरवर्ड में क्या चाहिए कि लैंड की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो फ्लोटिंग पीवी प्लांट्स हैं और आपके यूटिलाइजिंग बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स हैं विच आर थिनर एंड फ्लेक्सिबल देन आर ट्रेडिशनल सोलर पीवी टेक्नोलॉजीज, उनको ज़रूरत है कि वो लैंड स्कार्सिटी जैसे इशू को एड्रेस कर पाएँ। फंडिंग की दिक्कत कि बैंक्स को चाहिए मोर फ्लेक्सिबल इन रिगार्ड ऑफ लोन फॉर पीवी इंस्टॉलेशंस, रूफटॉप जनरेशन तो क्रिएट अवेयरनेस अमंग रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, स्टोरेज सोल्यूशंस निकालने की ज़रूरत है। तो ये इसके सारे के सारे वे फॉरवर्ड हैं। नेक्स्ट आपका न्यूज़ में था गाइस एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022, रिसेंटली ये फोर्स में आया। ठीक है, क्या था इससे रिगार्डिंग हम जानते हैं। देखो, एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2022 बेसिकली किसको अमेंड कर आया है? 2001 वाले एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को। यहाँ पर फ्रेमवर्क ऐसा बनाया गया है जिसमें कि रेगुलेट करा जा सके एनर्जी कंजम्पशन को, एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके, एनर्जी कंजर्वेशन किया जा सके। ECA 2001 में ये सारी चीज़ें थी, आप रीड कर लेना। उसमें मैं आपको बता ही रही हूँ कि वाइल 2001 एक्ट डील्स विद सेविंग एनर्जी, है ना। 2022 में फिर हमने कोशिश करी कि अब हम सेविंग एनर्जी तक ना रहे, हम इन्वायरमेंट को भी सेव करें। मैंने आपको बताया ना, हम ग्रीन सोच रहे हैं इस वक्त। क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, इसके स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव को, प्रिंसिपल एक्ट को ब्रॉडन करने की कोशिश की गई है इस एक्ट के थ्रू। कुछ फीचर्स देखते हैं, जैसे इसमें एक फीचर है कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये कहेगा, एम्पावर करेगा कि कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम लगाई जाए ताकि एक ट्रेडेबल परमिट होना हो। बेसिकली कार्बन क्रेडिट क्या होता है? एक ट्रेडेबल परमिट है कि आपको स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप प्रोड्यूस कर सकते हो, इमिट कर सकते हो, और सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरी अथोराइज जो एजेंसी होगी वो आपको कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट देगी रजिस्टर करने के लिए, कंप्लाइंट विद स्कीम अगर होता है तो। फिर ऑब्लिगेशंस हैं टू यूज़ नॉन फॉसिल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो 2001 एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को एनर्जी कंजम्पशन तक बात की गई थी। अब इसके थ्रू डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स को ये बोला गया है कि मिनिमम शेयर करो आप नॉन फॉसिल सोर्सेज का, ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करो, ग्रीन अमोनिया का इस्तेमाल करो आप, ठीक है, ताकि जो आपको इतनी दिक्कतें हो रही हैं और ऑब्लिगेशंस हैं आपके, पेनल्टी लगेगी अब आपके ऊपर 10 लाख रुपए की अगर आपने नहीं किया तो। फिर एनर्जी कंजर्वेशन के कुछ क्या है कोड है फॉर बिल्डिंग्स, कार्बन मार्केट में अभी समझाते होंगे, पहले देख लो ये वाला एनर्जी कंजर्वेशन कोड फॉर बिल्डिंग, यानी कि इसमें ना 2001 तक सिर्फ इतना था कि भाई आपको जो कोड्स हैं वो फुलफिल करने हैं, बिल्डिंग के कुछ कोड दिए हुए थे। अब जो न्यू कोड है ना उसमें आपको एनर्जी एफिशिएंसी, कंजर्वेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरी चीज़ें देखनी है, ग्रीन बिल्डिंग, ठीक है, अगेन ग्रीन थिंग्स आर कमिंग। तो 2022 के अमेंडमेंट में ऑफिस एंड रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उनको इस क्राइटेरिया में ही बनाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड्स हैं व्हीकल एंड वेसल्स के, समझ रहे हो, ये एक चीज़ है। मोटर व्हीकल एक्ट है उसको डिफ़ाइन करा गया है, उसमें व्हीकल्स को, वेसल्स को, वेसल यहाँ वो वाला वेसल नहीं है, खाने वाले बर्तन नहीं है, यहाँ पे शिप्स एंड बोट्स वाले की बात की जा रही है। रेगुलेटरी पार्ट्स हैं स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस के, उनको पेनल्टी लगाएंगे अगर आपने उसको ठीक से डिस्चार्ज वगैरह नहीं किया फंक्शंस को। तो अब देखो कार्बन मार्केट क्या होती है। कार्बन मार्केट ना एक टूल है, प्राइस जो पुट करता है आपके कार्बन इमिशन में, ट्रेडिंग सिस्टम है जहाँ पर कार्बन को क्रेडिट और अलाउंस को बेचा या खरीदा जाता है। वॉलंटरी मार्केट होती है, कंप्लायंस मार्केट होती है। वॉलंटरी मार्केट में इमिटर खरीदने जाता है कार्बन क्रेडिट्स को ताकि वो अपने ऑफसेट कर पाए इमिशन को 1 टन ऑफ CO2 और इक्विवेलेंट ग्रीन हाउस गैसेस को। ऐसे कार्बन क्रेडिट क्रिएटेड किए जाते हैं एक्टिविटीज़ ताकि आप CO2 को एयर से रिड्यूस कर पाओ और एफॉरेस्टेशन कर पाओ। ये वॉलंटरी है। कंप्लाइंस में क्या होता है, नेशनल रीजनल पॉलिसीज़ लगी हुई हैं, आपको कैप एंड ट्रेड पॉलिसी चलानी पड़ेगी, प्रिंसिपल पे काम करना पड़ेगा। कैप एंड ट्रेड का एक आइडिया है जिसमें ना टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करा जाता है। तो पॉलिसी मेकर आपको बता देता है, मतलब कि आपको पॉलिसी में बता दिया होगा सर आपकी ये इंडस्ट्री है, इसमें इतना कार्बन इमिशन कम हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा तो आप जिसका कम हो गया है उससे आप लो, उधार लो आप, ठीक है। तो ये चीज़ें
मतलब उसको आपको मिनिमम लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि अलाउंस कॉरस्पॉन्डिंग टू द लेवल ऑफ एमिशंस फ्रीली ट्रेडेड की जाती हैं। तो देखो ऐसे खरीदा जाता है और समझ आएगा। मान लो ये इमीटर ए है, ये इमीटर बी है, ठीक है। इमीटर ए जो है वो रियल GHG एमिशन है और एक्सेस यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस इतना हुआ है, ठीक है। ये एलोकेट कर रहा है ग्रीन हाउस गैस एमिशन यूनिट्स इस तरह से, और ये मीटर बी है, ये ट्रांजैक्शन की मार्केट है, यहाँ पर सेल हो रही है, ठीक है। किस चीज़ की? कार्बन ट्रेडिंग की ना, ऑफसेट बेसिकली क्रेडिट्स हैं, रिएक्शंस कुछ लिए गए हैं, ये ट्रांजैक्शन हो रही है। यहाँ पे बेचा जा रहा है, यहाँ पर ख़रीदा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी कम थी। समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कार्बन एमिशन इमीटर बी ने कम किया है, इससे ज़्यादा हुआ है, उसको उधार लेना पड़ा, इसने बेच दिया कि तू मेरे को पैसे दे दे, और इसको ख़रीदना पड़ा क्योंकि इसको इतना परसेंटेज कब दिखाना है कि मेरा ये एक्सेस का मुझे कम करके दिखाना है। इस तरह की ट्रेडिंग की जाती है, ऑक्शन एंड सेल्स बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। ये करना पड़ता है क्योंकि आपको अपना अगर बचाना ना पेनल्टी से, तो ये करना पड़ेगा कार्बन ट्रेडिंग को। फिर स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन फंड है, इसमें कंपोजिशन है ग्रीन गवर्निंग काउंसिल ऑफ बी। अब कंसर्न्स क्या है इसमें? कार्बन मार्केट ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्रिटिक्स ने कहा भाई कार्बन मार्केट एक स्टेटस क्यों लेके चल रहे हो आप, तो इंटरेस्ट ग्रुप मोबिलाइज करनी है कार्बन प्राइसिंग स्कीम्स को, और इंडस्ट्री इंगेजमेंट डेस्क की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको डीप एक्सपीरियंस नहीं है कैप एंड ट्रेड मार्केट का, ये दिक्कत है। कार्बन क्रेडिट मार्केट रेगुलेशन ठीक से है ही नहीं। मान लो जैसे फंडिंग के लिए, कमोडिटी के लिए सेबी बनाई है आपने, कार्बन क्रेडिट मार्केट रेगुलेशन के लिए कौन सी बॉडी है बताओ? है कोई? रिस्पेक्टिव सेक्टोरल रेगुलेटर्स हैं खाली, वो तो अपना कुछ भी घुमा सकते हैं चीज़ों को, रिस्पेक्टिव अपने प्रॉफिट के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो हाउ 2022 अमेंडमेंट में कोई क्लैरिटी नहीं दी हाउ कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट ट्रेड कैसे किए जाएंगे, इस पर कोई वो नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर को इन्होंने रेगुलेशन बना रखा है, बी को इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी बनाया। तो यूएसए यूके में ना इम्प्लीमेंट हुआ है स्कीम ये भी, और एक्सपोर्ट्स का कहना है कि ओवरलैप तुम एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ के साथ मत ही करो, और उसके बारे में 2022 के अमेंडमेंट में कुछ नहीं बोला है। चैलेंजेस हैं ऑब्लिगेशंस में और फुलफिल करने में, और कंक्लूडिंग लाइन पे बोला है कि स्ट्रक्चरल डिटेल्स देनी बहुत ज़रूरी है ताकि ना हर एस्पेक्ट पे क्लैरिटी आए। इसीलिए ज़रूरत है कि हम ना ट्रेन इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स को बहुत ज़रूरत है, ताकि वो ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को करके बता के हमें एक पैरामीटर दे दे जिससे हमें करना आ जाए। हमें अभी तो हमारे पास स्किल्स ही नहीं है ना इतनी कि हम इस तरह से कर पाएँ इन चीज़ों को। नेक्स्ट न्यूज़ इज गाइस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। इंडिया ने प्रपोज किया है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ठीक है। इसको हम कार्बन बॉर्डर टैक्स भी बोलते हैं। सॉरी, इंडिया ने अपोज किया है CBAM को, ठीक है, जो कि प्रपोज किसके द्वारा किया गया था? यूरोपियन यूनियन इन 27th एडिशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इन शर्म एल शेख, जो कि इजिप्ट में हुआ था। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म होता क्या है ये समझने की बहुत ज़रूरत है। एक तो डायग्राम से समझ सकते हो, दूसरा मैं यहाँ से समझा ही रही हूँ तुम्हें। ये ना गाइस एक प्लान था किनका? EU का। क्या करने के लिए? कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स को टैक्स करने का, जैसे आयरन है, स्टील, सीमेंट है, फर्टिलाइजर्स है, इनको टैक्स करना है फ्रॉम 2026। EU के में विद आइडिया कि भाई ये 2021 में आइडिया में आ गया था। तो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म में EU जो होते हैं इम्पोर्टर विल हैव टू बाय कार्बन सर्टिफिकेट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द कार्बन प्राइस दैट हैव बीन वुड हैव पेड हैड गुड्स बीन रिड्यूस अंडर द, जो भी आपके पॉलिसी के थ्रू है। जो नॉन EU प्रोड्यूसर है ऑलरेडी पेड फॉर द इमिशन इन द कंट्री वेयर द प्रोडक्शन टुक प्लेस, है ना। तो EU इम्पोर्टर कैन क्लेम रिडक्शंस फ्रॉम द CBM लाइबिलिटी अगेंस्ट दिस, है ना, एक बात ये है।
तो CBM इज़ अ पार्ट ऑफ फिट फॉर 55 इन 2030 पैकेज एक तरह का है, जिसमें यू ने प्लान करा है कि हम ग्रीन हाउस गैस इमिशन को एटलीस्ट 55% कम कर देंगे बाय 2030 एज़ कम्पेयर टू 1990 के लेवल्स के। मतलब 1990 में जो लेवल था किस चीज़ का, ग्रीन हाउस गैसेज इमिशंस का, वो 2030 में हम उसके अकॉर्डिंग उस रिस्पेक्ट में 55% कम कर देंगे, जैसे यूरोपियन क्लाइमेट लॉ भी कह रहा है। अब इसमें होता क्या है, सप्लायर है नॉन EU का, बायर को दे रहा है, सप्लायर एक तरह का वहाँ से है जो कि EU मेंबर ही है, EU ओरिजिनेटिंग गुड्स खरीद रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें ना फ़ायदा क्या होगा, देखो सिग्निफिकेंटली क्या है कि इसमें ना एक तो एड्रेस की जाएगी कार्बन लीकेज इशू को, इनकरेज करा जाएगा मोर रैपिड एप्लीकेशन ऑफ रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी को, होल्डिंग द पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल, इंश्योर करेगा ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स, इंसेंटिवाइज करेगा नॉन EU कंट्रीज़ की वो क्लाइमेट एम्बिशंस को इंक्रीज़ करें अपने। तो ना इससे क्या है कि इट एम्स टू एलिमिनेट द डिफरेंसेस इन कार्बन प्राइस जो कि कंपनीज़ ने बनाया है सब्जेक्टेड टू EU इमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। एक तरह का कार्बन बॉर्डर टैक्स है, कार्बन लीकेज इंस्ट्रूमेंट है। कार्बन बॉर्डर टैक्स एक तरह का टैक्स होता है जो कार्बन इमिशन पे लगाया जाता है इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम कंट्री विद लेस स्ट्रिक्ट क्लाइमेट पॉलिसीज़, ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड है इंपोर्ट और आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन में। अब इंडिया ने अंडरमाइनिंग एक ग्लोबल ना, इसमें कार्बन लीकेज के बारे में भी बोला गया कि अगर आप अंडरमाइन कर रहे हो ग्लोबल क्लाइमेट एफर्ट्स को ड्यू टू रिलोकेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो उसको हम कार्बन लीकेज कहते हैं। इंडिया का ना क्यों अपोज कर रहा है इंडिया इसको, ये समझो आप। उससे पहले ये ध्यान रखना, बेसिक ग्रुप के बारे में ध्यान रखना। ये ब्लॉक है 4 लार्जली न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री, दैट इज़ B फॉर ब्राज़ील, उसके बाद आपका इंडिया है, ठीक है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, ठीक है। बेसिक कंट्रीज़ जो है ना, इन्होंने कोपेनहेगन अकॉर्ड पार्टीज़ ने कॉन्स्टिट्यूट किया था, उसके बारे में इंडिया ये कह रहा है कि ना ये डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों इंडिया इसलिए अपोज कर रहा है कि इट विल रैम्प अप प्राइस ऑफ देयर गुड्स इन यूरोप, है ना, और श्रिंक उसकी डिमांड हो जाएगी। अगर आप लगाओगे इस तरह से हम पर ज़्यादा टैक्स वगैरह लगाओगे, एक तरह का कार्बन टैक्स है ना गैस, लगेगा तो क्या होगा, इंडिया की प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे वहाँ, उनकी मार्केट श्रिंक हो जाएगी, फिर ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडिया। इंडिया का एक्सपोर्ट देखो $2 बिलियन वर्थ ऑफ प्रोडक्ट एनुअली हो रहा है, तो फिर उस पर असर पड़ेगा। UN प्रिंसिपल के खिलाफ है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, तो हम तो रिचर कंट्रीज़ को कह रहे हैं वो ज़्यादा ये लेना अपने ऊपर, ये वाला भार हम पे क्यों लगा रहे हैं ये बार। फिर मार्केट डिस्टोरेशन की प्रॉब्लम, बेसिक कंट्रीज जो कह रही हैं वो कह रही हैं कि हम तो नहीं मानेंगे कार्बन बॉर्डर टैक्स को, क्योंकि ये तो डिस्टॉर्ट मार्केट कर देगा अच्छी तरीके से, और हमारा जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो वाइडन हो जाएगा। अदर कंसर्न्स है कि जो पोटेंशियल इकोनॉमिक रिस्क हैं ग्लोबल साउथ को, वो शुरू हो जाएंगे डिकार्बनाइज करने के, और उसके साथ साथ इट इज़ हार्मफुल टू इंडस्ट्रीज इन डेवलपिंग कंट्रीज़। और इसके बाद CBM वायलेट कर रहा है WTA के रूल्स को, इट नॉट लिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इमिशन अलाउंसेस अलाउ कर रहा है। वे फॉरवर्ड में कह रहा है कि हमें करना क्या चाहिए, कह रहा है कि फाइनेंशियली ना सपोर्ट करना चाहिए हमें डेवलपिंग कंट्रीज़ को, कोऑर्डिनेशन में फोकस करना चाहिए, बायलैटरल रिलेशंस में ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज प्रेजेंटली इंडिया डज नॉट हैव अ प्राइस ऑन कार्बन। तो कंक्लूडिंग लाइन में कह रहा है कि विद द प्रपोज CBM वो एक न्यू सेंस ऑफ अर्जेंसी है कि हम शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग रखें ऑन कार्बन बेस्ड ट्रेड पॉलिसीज़ का। अगर कंट्रीज रिलीव अ कार्बन बॉर्डर टैक्स द वे फॉरवर्ड, तो ग्लोबल व्यू उस टॉपिक पे क्या होना चाहिए, एन अलाइनमेंट टू की पैरामीटर्स एप्लीकेबल टू देम। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर के ऊपर बात की जा रही है। वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट निकालता है गाइस, किस पे, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडियाज़ कूलिंग सेक्टर। देखो इसमें ना कुछ फाइंडिंग्स आएंगे, इसमें बोला गया कि ना इंक्रीज़ हो रही है एक्सपोजर टू हीट वेव्स, बहुत बढ़ती जा रही हैं। 160-200 मिलियन लोग जो है इससे एक्सपोज हो रहे हैं बहुत बुरी तरह से। हीट स्ट्रेस, प्रोडक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है, इसकी वजह से लोगों के जॉब लॉसेज हो रहे हैं। हीट वेव होती क्या है, तो ध्यान रखना, हिली एरिया में 30 डिग्री से टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाए, प्लेन एरिया में अगर 40 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीट वेव। सिवियर में तो मतलब आप समझ लो कि नॉर्मल जो है वो आपका 6.40 डिग्री सेल्सियस समथिंग से अगर जा रहा है, तो उसमें माना जाता है कि ये हो गया है। कह लो कि 47 डिग्री सेल्सियस से अगर मैक्सिमम जा रहा है टेम्परेचर, तो उसको हम कहते हैं सिवियर हीट वेव्स। और अगर ये 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज मतलब कह रहे हैं कि एटलीस्ट अगर ये 2 स्टेशंस पे मेट्रोलॉजिकल डिवीजन में एटलीस्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज में रहा, तो डिक्लेयर कर दिया जाता है सेकंड डे पे कि भाई ये तो सिवियर हीट वेव चल रही हैं। उसके बाद इंक्रीज डिमांड ऑन कूलिंग 2037 तक कह रहा है कि भाई 8% बढ़ जाएगी। स्पेस कूलिंग इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़रूरत है बाय 2040।
उसके बाद न्यू एयर कंडीशनर्स एवरी 15 सेकेंड्स में, तो हो ऐसी डिमांड आ जाएगी कि हर 15 सेकेंड में कूल हो जाए एकदम ही। दिस इज लेड टू एक्सपेक्टेड राइज। उसके बाद क्या होगा, एयर कंडीशंस राइज होंगे तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ेंगी। उसके बाद आपका इससे रिपोर्ट ने एनालाइज़ किया कि जो इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान है उसको बहुत प्रायोरिटी पे लाने की ज़रूरत है। तो इंडिया के साथ चैलेंज क्या है कूलिंग सेक्टर में, 45% ऑफ इंडियाज पीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड इन 2050, क्लाइमेट चेंज विल लीड टू शिफ्ट इन स्पेशल टेम्परल ट्रेंड और हीट वेव। इंडिया का जो एक्सेस है कूलिंग अक्रॉस सेक्टर रिमेन्स लोअर पर कैपिटा इनकम है इनकी। तो इंडिया का जो कूलिंग स्ट्रैटेजी है वो कह रहा है कि इंडिया इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जो कि वर्ल्ड को डेवलप करने को कह रहा है कॉम्प्रिहेंसिव कूलिंग एक्शन प्लान, ताकि कूलिंग रिक्वायरमेंट हम सेक्टर्स की जान पाएँ, एसेंशियल पार्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का हम जान पाएँ कि उनका कमर्शियल बिल्डिंग, कोल्ड चेंज, रेफ्रिजरेशन ये सब हो पाए। ICAP यानी कि इंडिया का कूलिंग एक्शन प्लान है जो लॉन्च हुआ था 2019 में, ताकि हम सस्टेनेबल कूलिंग मेजर्स को वेरियस सेक्टर्स तक पहुंचा पाएँ। इंडोर कूलिंग, बिल्डिंग में कोल्ड चेन, रेफ्रिजरेशन सब में चाहिए हमें। तो पॉलिसी हमने ये सारी लेकर आए हैं। हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, लाइफ मूवमेंट हम लेकर आए हैं। 2047 तक हमारी कोशिश है कि हम फेज़ आउट कर पाएँ ओजोन डिप्लीटिंग हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को। अब इशूज़ क्या हैं, देखो, रिड्यूस कूलिंग डिमांड अक्रॉस सेक्टर्स 20-25%, ये सब हमें रिड्यूस करने की, रिकग्नाइज़ करने की ज़रूरत है। तो कुछ की रिकमेंडेशंस आई गाइस ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एनर्जी एफिशिएंट्स के लिए। तो पहला कह रहे हैं कि सस्टेनेबल स्पेस कूलिंग करने की ज़रूरत है, कि इंक्रीज़ करो आप एफिशिएंसी ऑफ कूलिंग टेक्नोलॉजीज़ की विच कैन सेव 30% एनर्जी, ऐसा भी करो। पैसिव कूलिंग स्ट्रैटेजीज़ अपनाओ जिसमें कि सिटीज़ की जो बिल्डिंग्स हैं वो आपके ऐसे ही बनाई जाए जिससे कि 20-30% 2038 तक ये हो पाए, ड्रॉप हो पाए टेम्परेचर में, जिससे कि ना लोअर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की ज़रूरत पड़े। डिस्ट्रिक्ट कूलिंग से सिस्टम तैयार किए जाएँ, क्लस्टर्स ऑफ बिल्डिंग्स इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल बिल्डिंग, आप क्लस्टर्स में डिस्ट्रिक्ट कूलिंग सिस्टम क्या बनाने की कोशिश करो। मैंडेटरी कर दो फॉर रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्सेस को कि वो ऐसा कुछ बनाएं कि वो चिल्ड वाटर डीसीएस जनरेट करे और सेंट्रल प्लांट में उसको एक सेंट्रली आप उसको ऐसे लोकेट कर दो। कोल्ड चेन एंड रेफ्रिजरेशन का बोला गया है कि इट इज़ सजेस्टेड टू यूज़ कंसेशनल फाइनेंसेस फॉर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स लाइक वर्ल्ड बैंक। ठीक है, थर्मल कंफर्ट देने की ज़रूरत है प्रधानमंत्री आवास योजना में। और कंक्लूडिंग लाइन में बोला है कि राइट सेट ऑफ पॉलिसी एक्शन लेने की ज़रूरत है, न्यू फ्लैगशिप क्रिएट करो एक गवर्नमेंट मिशन में। लास्ट न्यूज़ गाइस से रिलेटेड थी पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस फॉर रिस्टोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी 2022 रिपोर्ट। रिसेंटली CPCB सुना होगा आपने बॉडी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1974 में अंडर दी वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974, और ये फंक्शन करती है अंडर दी एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत भी। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसने रिपोर्ट निकाली और बोला कि नंबर ऑफ पॉल्यूटेड रिवर स्ट्रेचेस जो इंडिया में है वो उसके बारे में, इंडिया की जो रिवर है वो फॉलन करती जा रही है, बट नंबर ऑफ मोस्ट पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस जो है वो प्रैक्टिकली अनचेंज हो रहे हैं। तो CPCB ने वाटर क्वालिटी को मॉनिटर किया अंडर नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम एट लोकेशंस में, रिवर, कैनाल्स, लेक्स, इसको देखा। वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट परफॉर्म भी किसमें किया जाता है, इस प्रोविजंस के थ्रू किया जाता है। ठीक है, तो एक्ट्स को बहुत ध्यान में रखा करो। CPCB ने ना इनिशिएट करा एक्सरसाइज आइडेंटिफाइंग PRS कि भाई चेक करो रिवर वाटर की क्वालिटी कैसी हो रही है। फिर BOD ध्यान रखना, BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है और इससे पता चलता है कि आपके अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब इनको डीकम्पोज करता है ना ऑर्गेनिक मैटर लाइक अंडर एरोबिक कंडीशंस, ये कैसे कितना टेम्परेचर मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ध्यान में रखने वाली बात ये है, ग्रेटर अगर BOD है तो लोअर द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल फॉर एनिमल्स। द मोर ऑर्गेनिक मैटर, जैसे कि सीवेज एंड पॉल्यूटेड वेस्ट ज़्यादा होगा ना अगर, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ा हुआ होगा। जितना ही सीवेज पॉल्यूटेड बॉडीज़ कम होंगी उतना ज़्यादा रिवर्स का BOD कम होगा। ठीक है, और उसके बाद इसकी ना कुछ की फाइंडिंग्स आई इस रिपोर्ट में। इसमें ये बोला गया कि ना डिक्लाइन हो रहा है पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस का, अनचेंज पॉल्यूटेड स्ट्रेचेस बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र हाईएस्ट नंबर ऑफ PRS फॉलोड बाय और मध्य प्रदेश। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये दिखा रहा है कि देखो कैसे कैसे लोकेशंस में जा रही है, 57% ऑब्जर्व कर रहा है क्राइटेरिया। रिडक्शन करने की ज़रूरत है PRS में। उसके बाद रिकमेंडेशंस में आया कि भाई स्ट्रिक्ट एक्शन लो, क्योंकि देखो आपके पॉल्यूटेड रिवर्स के रीजंस देखो, पढ़ो, अनप्लान अर्बनाइजेशन, इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, एग्रीकल्चरल रन ऑफ, केमिकल वेस्ट डंपिंग, रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, फ्लो ऑफ रिवर्स रिड्यूस करने की ज़रूरत है,
ट्रीटमेंट करो वेस्ट वाटर्स का, इफेक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन करो, सीवरेज सिस्टम को अर्बन सिस्टम में ऐसा बनाओ, इकोलॉजिकल फ्लो तैयार करो। स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है कि लिस्ट फाइनलाइज करो प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ की और टैकल करो। तो इसीलिए ना हमारे टैकलिंग करने के लिए एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है। टैकलिंग रिवर पोल्यूशन को करने के लिए हमने कुछ पॉलिसीज़ भी तैयार करी गई हैं, दैट इज़ नेशनल वाटर मिशन, स्मार्ट सिटीज़ मिशन एंड अमृत, नेशनल गंगा प्लान, मिशन फॉर क्लीन गंगा, नमामि गंगे, नेशनल रिवर फॉर कंजर्वेशन प्रोग्राम। तो बिहेवियरल चेंज और सिटीजन्स का हमें बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेशन चाहिए गाइस। अगर हम चाहते हैं ना वाटर स्ट्रेस प्रॉब्लम को डील करना, तो ये बहुत बहुत ज़रूरत है ताकि हम इस पर डील कर पाएँ। अच्छा देखो, न्यूज़ एंड शॉर्ट्स में ना हम शॉर्ट्स में ही करेंगे उसको, ठीक है। तो आज के लिए गाइस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग और कीप रिवाइजिंग ऑल चैप्टर्स एंड थैंक यू सो मच, कीप liking and subscribing our channel.